हेलो दोस्तों, दिस इज अंकित कुमार फ्रॉम एसकेडी यूनिवर्सिटी। और ये जो हमारा लाइव सेशन है, जो बच्चों के जेट के प्रिपरेशन के लिए है, वो चलाया गया है एसकेडी यूनिवर्सिटी से, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम में और उनकी तैयारी अच्छी से हो। तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करें। और आज हमारा टॉपिक रहेगा हॉर्टिकल्चर के बारे में। उसमें अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिट्रस, एप्पल, डेट पाल्म, गुआवा एंड ग्रेप्स। इन सब के बारे में जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होती है, कैसे इसकी हार्वेस्टिंग होती है, कैसे इनका हम किस टेक्निक से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, और इसकी सॉइल, क्लाइमेट सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके जो भी वैराइटीज़ हैं, हाइब्रिड हो या कोई भी, तो उनके बारे में हम बातचीत करेंगे कि कहाँ से हमारा क्वेश्चन पुटअप होता है और उसका आंसर क्या होंगे। तो आइए थियोरेटिकली हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जिसका नाम है सिट्रस। जैसा देख रहे होंगे आप, पहला टॉपिक है हमारा सिट्रस। इसके बारे में चर्चा होगी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन, क्या होता है सिट्रस, इसके बायोलॉजिकल नेम क्या होते हैं, इसके बारे में कितने कौन सा फैमिली का है, किस ओरिजिन में है। तो आइए बात करते हैं। सिट्रस के ओरिजिन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया इसका ओरिजिन है। फैमिली इसकी है रोटेशिए। और ये जो है रैंक फर्स्ट अमॉन्ग ऑल फ्रूट्स। एक तो आपको मैंगो हमने बताया था, मैंगो तो है ही, साथ में ये सिट्रस भी है। इट शेयर्स 34% इन टोटल फ्रूट प्रोडक्शन। 34% इसका, जो सभी फल के प्रोडक्शन होते हैं उसमें इसका परसेंटेज है। यहाँ पे देख रहे होंगे, पाकिस्तान स्टैंड एट द 9th पोजीशन इन मैंड्रीन प्रोडक्शन एंड 11th इन ऑरेंज प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। अब आइए बात करते हैं इसके सॉइल की। डीप सैंडी लोम, लोम एंड क्ले लोम, ये तीन हैं, तीन सॉइल जो हैं, इन्हीं में ये क्या सिट्रस होता है। और इसके पीएच कितने होने चाहिए? पीएच हमारा होना चाहिए 5.5 टू 8.5। जी हाँ, पीएच हमारा 5.5 टू 8.5 सिट्रस के लिए होना चाहिए सॉइल का। सब सॉइल शुड बी फ्री फ्रॉम हार्ड पैन, स्टिकी क्ले एंड वाटर लॉग कंडीशन। ज़्यादा पानी, अतिरिक्त पानी की जरूरत नहीं पड़ती है नींबू में। ये कहीं भी जो है बहुत कम पानी की खपत लेता है और अच्छी इसकी पैदावार देता है। पुअर सॉइल विथ हाई पीएच आर नॉट सुटेबल। जो पुअर सॉइल होते हैं, जिसके पीएच ज़्यादा होते हैं, वो नींबू की खेती के लिए, सिट्रस की खेती के लिए सही नहीं है। सॉइल रिक्वायरमेंट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रूट स्टॉक यूज्ड फॉर वेरियस स्पीशीज एंड वैरायटीज। सॉइल रिक्वायरमेंट जो होती है वो रूट स्टॉक पर डिपेंड करती है। रूट स्टॉक मतलब होता है जो उसके जड़ होते हैं, उसमें जो उसकी कटिंग होती है, क्योंकि हम लोग नींबू जानते हैं कि रूट स्टेम से भी होता है उसका प्रोडक्शन। तो हम लोग सॉइल का जो रिक्वायरमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है, इसके स्पेसीज और वैराइटीज पे। रफ लेमन इज अ गुड रूट स्टॉक फॉर ड्राई। जहाँ पे सूखा होता है वहाँ पे रफ लेमन का रूट स्टॉक अच्छा होता है। सैंडी लोम सॉइल ऑफ पंजाब, वेयर इज सॉर्ग ऑरेंज परफॉर्म्स बेटर ऑन द मॉइस्ट एंड हेवी सॉइल ऑफ केपीके। ये केपीके क्या है? आपको जैसे हम लोग जानते हैं कि एनपीके, तो क्या होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो यहाँ फास्फोरस, पोटेशियम, फास्फोरस, ये जो है इस सॉइल में ज़रूरत पड़ती है और इससे पैदावार अच्छी होती है। अब बात करते हैं हम टेम्परेचर की, कि इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो सीड जर्मिनेशन और वेजिटेटिव ग्रोथ, इन दो के लिए टेम्परेचर ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा सीड जर्मिनेशन के लिए हमारा टेम्परेचर होना चाहिए 15 टू 30 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा सिट्रस की खेती के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए उपयुक्त है सिट्रस में। अब आइए बात करते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ की। वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होना चाहिए हमारा? ऑप्टिमम सूट ग्रोथ, ऑप्टिमम सूट ग्रोथ कितना होना चाहिए? 25 टू 31 डिग्री सी। एंड ऑप्टिमम रूट ग्रोथ के लिए चाहिए 25 टू 26 डिग्री सी। ये हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ का टेम्परेचर है। तो देखेंगे कि आप यहाँ से याद कर सकते हैं 25 से 31 और 25 से 26, और सीड जर्मिनेशन के लिए 15 से 30। अब आइए फ्लावरिंग, स्टेज जो होता है, इसके लिए सीजन जो होता है वो बेस्ट है फरवरी एंड मार्च।
जो सीजन होती है फ्लावरिंग की सिट्रस में वो है फरवरी टू मार्च, और लेमन में जो है थ्रू आउट सालों होती है, ये फ्लावरिंग जो है सालों होती है। व्हेन ग्रोइंग इन कोस्टल रीजन विथ माइल्ड विंटर, जब ये कोस्टल रीजन समुद्र किनारा के इलाकों में जब ये होता है तो पूरे साल इसका फ्लावरिंग होता है। स्प्रिंग, व्हेन ग्रोइंग इन ड्राई एरियाज विथ हॉट समर विथ कोल्ड विंटर। तो ये हमारे हुई फ्लावरिंग की बात। अब आइए आगे बात फ्रूट सेटिंग। फ्रूट सेटिंग में क्या क्या होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर पोलन रियलिटी, पोलन ग्रोथ के लिए क्या होता है? टेम्परेचर हमारा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पोलन ट्यूब ग्रोथ इज टेम्परेट टेम्परेचर डिपेंडेंट, पोलन ट्यूब ग्रोथ जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हाई टेम्परेचर कॉजेज पुअर फ्रूट सेट, ज़्यादा हाई टेम्परेचर कोई भी फ्रूट्स हो उसको ना ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए ना ज़्यादा लो चाहिए, उसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो उतनी होनी चाहिए, तभी उसका वहाँ ग्रोथ होता है उस एरिया में, उस रीजन में। तो हाई टेम्परेचर कॉज पुअर फ्रूट सेट। अब आइए प्लांटिंग सीजन। इसका प्लांटिंग का सीजन क्या होता है? तो स्प्रिंग में फरवरी से मार्च ये इनका प्लांटिंग सीजन है। ऑटम, ऑटम में आपका सितंबर टू अक्टूबर, ऑटम में सितंबर टू अक्टूबर, और स्प्रिंग में फरवरी टू मार्च हमारा क्या प्लांटिंग सीजन है, इस समय हम लोग प्लांट कर सकते हैं। टाइम ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, किस समय कौन सा फर्टिलाइजर हमें देना चाहिए, जैसा देख लोगे न्यूट्रिएंट एंड डोजेस, टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एफ वाई एम जो है हम लोग दिसंबर से जनवरी के बीच में डालते हैं। 1/3 एन प्लस पी प्लस के फुल डोज, 1/3 पार्ट एनपीके तीनों डालते हैं हम लोग बिफोर फ्लावरिंग, फरवरी में, फरवरी से पहले हम लोग क्या करते हैं 1/3 पार्ट एनपीके डालते हैं। 1/3 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन एट पी स्टेज, जब छोटे स्टेज में आते हैं दाने के मटर के हिसाब से, उतना छोटा उसका जब बर्ड ये होगा फ्रूट, तो हम लोग 1/3 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन डालते हैं। 1/3 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन इन अगस्त, ये अगस्त में क्या होता है? टाइम ऑफ एप्लीकेशन होता है अगस्त में। अब इसका माइक्रो न्यूट्रिएंट देखेंगे हम। फॉलियर एप्लीकेशन इन फरवरी, ये फॉलियर क्या होता है? फॉलियर होता है, फॉलियर स्प्रे होता है। आप या तो उसको डस्ट में या लिक्विड दोनों में आप स्प्रे कर सकते हो फरवरी के मंथ में। और इसकी प्लांटिंग ज्योमेट्री, प्लांटिंग कैसे कितनी दूरी पे होनी चाहिए और किस तरीके से होनी चाहिए ये हम देखते हैं। स्क्वायर सिस्टम में हम लोग अपनाते हैं इसको। स्क्वायर सिस्टम में क्या होता है? प्लांटिंग डिस्टेंस होनी चाहिए 22 टू 25, 22 22 आपको मीटर टू 25 मीटर के बीच में आपका प्लांटिंग डिस्टेंस होना चाहिए। 64 टू 90 प्लांट्स पर एकड़, अगर इतनी दूरी हम रखते हैं तो 64 से 90 प्लांट्स पर एकड़, एक एकड़ में लग सकते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटेशन, अगर घनत्व में हम लोग अगर ऐसा प्लांटेशन करते हैं तो उसमें कितनी प्लांट्स की और कितनी दूरी की जरूरत पड़ती है? तो रो टू रो, ये आर टू आर लिखा हुआ है मतलब रो टू रो, अगर हाई डेंसिटी अगर अपनाएंगे तो रो टू रो में 20 फीट की दूरी होनी चाहिए, रो टू रो में 20 फीट, और प्लांट टू प्लांट में 15 फीट। ये इसका डिस्टेंस है हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए, क्योंकि जब घनत्व में बढ़ेगा तो ये फैलेगा भी, इसलिए इसकी दूरी रो टू रो 20 फीट और प्लांट टू प्लांट 15 फीट। इरिगेशन, इरिगेशन जो है ये भी एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है प्लांट, किसी प्लांट के ग्रोथ के लिए। ओवर इरिगेशन इज मोर इंजीरियस देन अंडर इरिगेशन इन सिट्रस, मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम लोग ज़्यादा इरिगेशन या ज़्यादा पानी डालते हैं तो प्लांट्स के लिए नुकसानदायी है, वो उसका क्या स्टेम और रूट में गलन आ जाती है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन में भी 3 पार्टीशन किया गया है, बेसिन सिस्टम, मॉडिफाइड बेसिन सिस्टम, फ्लड इरिगेशन, ये जो है सरफेस इरिगेशन के पार्ट हैं। उसके बाद हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन, तो ये सब बहुत ही टेक्निकल चीज़ है और इसके बारे में इतना ही बेस अपना जो है अपने जेट एग्जाम में पूछा जाता है। आगे के लिए जब आप यूजी में एडमिशन लोगे तो ये सारा चीज़ इरिगेशन सिस्टम आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन अपने को क्या टाइम अभी कम है, तो हम लोग को अपना जो प्रिपरेशन करना है, एंट्रेंस एग्जाम निकालना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे। अब आइए किस मंथ में किस सीजन में इरिगेशन करनी चाहिए और कितनी बार करनी चाहिए, वो इसमें आपको देखने को मिलेगा चार्ट में।
स्प्रिंग में फरवरी टू मार्च, ये आपको वंस अ मंथ, मंथ में मीन्स एक बार आपको इसका इरिगेशन करना है। समर में अप्रैल से जुलाई के बीच में, सॉरी, अप्रैल से जुलाई के बीच में ट्वाइस अ मंथ, मीन्स मंथ में 2 बार आपका इरिगेशन होना चाहिए। मानसून अगस्त में इसका सब्जेक्ट टू रेनफॉल, आपका रेनफॉल पर देखना पड़ता है कि अगर रेनफॉल हो रहा है तो ठीक है, आपको इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर रेनफॉल नहीं हो रहा है तो आपको इरिगेशन की जरूरत पड़ सकती है। वो अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से हम लोग इसका इरिगेशन करते हैं। ऑटम सितंबर टू अक्टूबर, इसमें नो इरिगेशन, क्योंकि ऑटोमेटिक आपका रेनफॉल मानसून जो है सीजन जा चुका है, तो पानी उसको मिल चुकी होगी, तो इसमें नो इरिगेशन, सितंबर से अक्टूबर के बीच में हम लोग इरिगेशन नहीं करते हैं। विंटर नवंबर टू जनवरी, सॉरी, नवंबर टू जनवरी में वंस अ मंथ, मीन्स महीने में एक बार हम लोग इरिगेशन करते हैं। तो ये आपका हो गया आपका इरिगेशन शेड्यूल। अब आइए मेजर डिजीज, इसके मेजर डिजीज कौन कौन से हैं। आपके मेजर देखने को मिल रहा होगा डिस्प्ले पे, फाइटोप्थोरा गुमोसिस, फाइटोप्थोरा गुमोसिस और फुट रोट, ट्रंक गुमोसिस, डैम्पिंग ऑफ रूट रॉट, विदर ट्रिप, सिट्रस कैंकर, सिट्रस ग्रीनिंग, सिट्रस क्विक डिक्लाइन, सिट्रस स्लो डिक्लाइन। तो ये इतने सारे इसके डिजीज हैं, लेकिन मेनली आपका क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है, एक क्वेश्चन पुटअप होता है आपके डैम्पिंग ऑफ से, और एक क्वेश्चन पुटअप होता है सिट्रस कैंकर और सिट्रस ग्रीनिंग। ये तीन जो पार्ट हैं डिजीज के, तीनों में से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कभी कभी आपका विदर टिप भी पूछ देता है कि आपका ये जो डिजीज है वो किस फ्रूट्स का है। डैम्पिंग ऑफ, विदर टिप, सिट्रस कैंकर, या सिर्फ कैंकर लिख के भी आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि कैंकर किस फ्रूट का डिजीज है, तो आप सिट्रस पे ही टिक करेंगे। सिट्रस ग्रेनिंग, ये सारे इसके डिजीज हैं। अब बात करते हैं सिट्रस कैंकर की। सिट्रस कैंकर का साइंटिफिक नेम है जैंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस, जैंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और अपीयर ऑन लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट, और ये आपकी पत्तियों पर, शाखाओं पर और फल तीनों में ये इसका अटैक होता है। सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके। स्मॉल येलो स्पॉट्स आर फॉर्म ऑन अपर एपिडर्मिस, देन ऑन लोअर एपिडर्मिस, later spots become bigger, brown, raised, diseased area are die and living whole, spots also appear on twigs and fruit drop, जैसे एग्जांपल में के लाइम, लेमन, ग्रेप फ्रूट, स्वीट लाइम, स्वीट ऑरेंज, इन सब में ये सब देखने को मिलता है। तो आपके सिम्टम्स नहीं, आपका मेनली क्वेश्चन आएगा सिट्रस कैंकर के साइंटिफिक नेम, ये किससे होते हैं, तो बैक्टीरियल डिजीज है, और ये कहाँ कहाँ अपीयर होते हैं। ये आप देख रहे होंगे इसके फिगर सिट्रस कैंकर के, सिट्रस कैंकर ऑन फ्रूट, सिट्रस कैंकर ऑन लीफ। अब सिट्रस विदर टिप की बात करते हैं। सिट्रस विदर टिप, इसका साइंटिफिक नेम है कोलेटोट्रिकम ग्लोई स्पोरिट्स, कोलेटोट्रिकम ग्लोई स्पोरिट्स सिट्रस विदर टिप का साइंटिफिक नेम है, और ये एक फंगल डिजीज है। इसके सिम्टम्स आपको देख रहे होंगे। ऑल एरियल पार्ट, लीव्स, ब्रांचेज एंड फ्रूट्स आर अफेक्टेड, विल्टिंग फ्रॉम ब्रांचेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ब्रांचेज looks silvery gray, leafless, leaf fall is common, पैथोजन किल द प्लांट, इसके जो पैथोजन होते हैं विदर टिप के, वो प्लांट्स को डाई कर देते हैं, मार देते हैं। और आपके जानने वाली बात है सिट्रस विदर टिप जो है आपके किससे, साइंटिफिक नेम क्या है और ये डिजीज कैसे फैलता है। तो बैक्टीरियल, फंगल हो या वायरल हो, इन सब के बारे में जानना जरूरी है। तो ये आपका फंगल डिजीज था। अब आइए सिट्रस ग्रीनिंग, इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म वाज फर्स्ट कंसीडर्ड एज वायरस, ये जो है पहला तो एक वायरस है। लेटर एविडेंस एज माइकोप्लाज्मल डिजीज, और बाद में इसको देखा गया तो मालूम चला ये माइकोप्लाज्मल डिजीज भी है। एंड नाउ क्लासिफाइड एज रिक्टेशिया लाइक ऑर्गेनिज्म, आरएलओ, रिकेट्सिया जो है वो उसमें पाए गए हैं ये सिट्रस ग्रीनिंग, तो उसको जो है आप कंसीडर कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है कॉजन ऑर्गेनिज्म इसके तीन तरह के हैं, एक तो ये वायरस से फैलता है, फिर अभी माइकोप्लाज्म बताया गया, उसके बाद रिकेट्सिया, रिकेट्सिया जैसे ऑर्गेनिज्म में भी, ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी ये होता है।
yellowing of veins and adjacent tissue, mottling of entire leaf, premature defoliation, dieback of twig and have shorter internodes, decay of feeder rootlets and lateral roots, decline and ultimate death of entire tree transmitted by grafting and citrus psylla. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिटेड सिट्रस ग्रीनिंग इज ट्रांसमिटेड बाय, आपको डैश दिया रहेगा, आपके ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे। जब आपको पता रहेगा कि ग्राफ्टिंग एंड सिट्रस साइला से ही ये आपका सिट्रस ग्रीनिंग क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। दिस डिजीज इज मोर सीवर ऑन स्वीट ऑरेंज देन ऑन मैंडेरियन एसिड लाइम एंड ग्रेप फ्रूट। स्वीट ऑरेंज पे ज़्यादा ये इफेक्ट करता है। इस तरह की कुछ इस तरह के आपको दिखाएंगे सिट्रस ग्रीनिंग। सिट्रस ट्रास्टेजा वायरस। अब आइए इसके कॉज। कॉज क्या है, जो हमारे प्रोडक्शन कम होते हैं उसके कॉजेज क्या हैं। तो हाई पीएच पहला कॉज, लो ऑर्गेनिक मैटर, सेलाइन सॉइल, अनसर्टेन वेदर कंडीशन ड्यूरिंग फ्लावरिंग। जब फ्लावरिंग होती है तो वेदर कंडीशन क्या होता है उस पर डिपेंड करता है। यूज ऑफ अनफिट ट्यूब वेल वाटर, और अगर अगर पानी गंदा होता है तो इससे प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। पुअर प्लांट प्रोटेक्शन मेजर, आपका जो प्लांट प्रोटेक्शन मेजर जो होते हैं जो भी अपनाते हों, चाहे वो कल्चरल मेथड हो, मैकेनिकल मेथड हो, फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो या केमिकल हो, ये सारे मेथड होते हैं प्लांट प्रोटेक्शन के। तो आप कैसा मेथड अपनाते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। अगर अच्छा मेथड अपनाते हैं तो आपकी जाहिर सी बात है कि सिट्रस का प्रोडक्शन अच्छा होगा। पुअर मेथड अपनाते हैं तो जाहिर सी बात है आपका सिट्रस प्रोडक्शन लो होगा। लो ग्रेड नर्सरी प्लांट, जो नर्सरी में प्लांट्स लगाए जाते हैं, जो यहाँ जहाँ इनका प्रोडक्शन किया जाता है बेसिकली, तो वहाँ पर प्लांटेशन कैसा होता है, लोकल वैरायटी लगाई जाती है, कैसा लगाया जाता है, ये उस पर डिपेंड भी करता है। नर्सरी प्लांट्स के भी ग्रेडिंग पे भी डिपेंड करता है। मैकेनिकल इंजरी टू द प्लांट ड्यूरिंग होइंग एंड प्लगिंग, और जब हम लोग होइंग और प्लगिंग करते हैं, चाहे वो खुरपी से करें या जिससे भी करें, उसमें आपके प्लांट्स को डैमेज ना हो, उसके रूट्स डैमेज ना हो, ये भी आपका डिपेंड करता है लो सिट्रस प्रोडक्शन के लिए। तो ये हमारा टॉपिक था आज आपका सिट्रस। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पाएंगे जिस पे बात करेंगे। तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आपका जो आज टॉपिक रहेगा वो एप्पल, एप्पल, ग्रेप्स, गुआवा, डेट पाल्म, इन सब के बारे में रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आपके अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आप वीडियो देखते हो, आप अपने क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स पे आप टाइप कर सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। क्योंकि एसकेडी यूनिवर्सिटी ऐसी संस्था है जो पहली जेट लाइव क्लास चला रही है और बच्चों के लिए हमेशा अग्रसर है और आपकी सहायता के लिए हमेशा रहती है खड़ी, बच्चों के हित में हमेशा करती है। तो ये लाइव क्लास वही से है जो आपको चलाया गया है इसी के कारण कि बच्चों को जेट के में आपको फ़ायदा मिल सके। तो आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मैंगो। मैंगो तो मैंने आपको कल बता दिया था लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंगो, डेट पाल्म, गुआवा, ग्रेप्स एंड एप्पल्स। तो लेट्स स्टार्ट। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ डेट पाल्म। डेट पाल्म की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या क्या है, तो हम लोग जानेंगे इसका पहले साइंटिफिक नेम डेट पाल्म का। तो आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पे, साइंटिफिक नेम है फोइनिक्स डेक्टिलाइफेरा। फोइनिक्स डेक्टिलाइफेरा ये इसका साइंटिफिक नेम है। फैमिली इसका पाल्मे है, जीनस फोइनिक्स एंड स्पेसीज जो है डेक्टिलाइफेरा है। तो ये आपका हो गया इसका बायोलॉजी, इसके बारे में इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम लोग वैरायटीज की। कौन कौन सी वैरायटीज जो है अपने इंडिया में उगाई जाती है और बाहर भी। तो बरही, हिलावई, मेडजूल, खुनेजी, खदारवई, खालस, समरन जिसका नाम शायर भी है, जहीदी, वाइल्ड डेट पाल्म एंड जामली। ये सारे इसके वैरायटीज हैं डेट पाल्म के, जिसको जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं प्रोपेगेशन की। तो प्रोपेगेशन जो है उसके हमारे तीन टेक्निक हैं। देयर आर थ्री टेक्निक्स ऑफ प्रोपेगेशन। पहला बाय सीड, दूसरा बाय ऑफशूट्स एंड तीसरा टिश्यू कल्चर।
ये सारे टिश्यू कल्चर ये सब जो हैं ये टर्म हैं जो आपको यूजी में पढ़ाए जाएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं बाय सीड। टेक 6 to 10 years टू फ्रूट। जो सीडलिंग जो सीड से हमारा प्रोपगेशन होता है उसमें 6 से 10 साल लगते हैं फ्रूटिंग में। 50% टर्न मेल और 50% मेल में परिवर्तित हो जाते हैं पौधे, जिसमें क्या होती है कि आपके फल नहीं आते हैं। बाय ऑफशूट्स 3 to 5 years ओल्ड। 3 से 5 साल लगते हैं ऑफशूट से। 18 to 34 kg इन वेट और 18 से 34 kg ये वेट में होते हैं। टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के माध्यम से भी जो हमारे टिश्यू हैं, चाहे वो आपके सीड से हों, आपके स्टेम से हों, उनके द्वारा भी आप जो है इसका प्रोपेगेशन कर सकते हैं। बात करते हैं पॉलिनेशन की। इसका पॉलिनेशन कैसे होता है? प्लांट्स आर एबंडेंट बट नॉट एयरबोर्न वेरी फार। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या हमारा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के द्वारा ही इनका पॉलिनेशन होता है। प्लांट वन मेल ट्री फॉर एवरी 48 to 50 फीमेल ट्री। एक मेल ट्री जो है 48 to 50 फीमेल ट्रीज के लिए पॉलिनेशन के लिए लाभदायक होता है। तो रेफ्रिजरेटेड एंड ड्राइड पोलिनेशन आर आल्सो यूज्ड। रेफ्रिजरेटेड एंड ड्राइड पोलिनेशन कहने का मतलब है कि ये इसका जो पोलिनेशन होता है वो लैब में जो है हम लोग अपना जो टिश्यू कल्चर जो अपनाते हैं इन सब में जो है फायदा करता है हमारा। क्लाइमेटिक कंडीशन। अपना क्लाइमेट कैसा होना चाहिए डेट पाल्म के लिए? कैन बी बेस्ट ग्रोन इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन with long and hot summer, low relative humidity during ripening, with stand temperature up to 65, 65 से प्लस भी लेस भी। जीरो वेजिटेटिव पॉइंट ऑफ डेट पाल्म इज 70°C up to 340 डिग्री 380 to 400 डिग्री सेल्सियस। ग्रोथ इज मैक्सिमम एंड देन सीज्ड। इससे क्या होंगे कि आपके ग्रोथ जो है मैक्सिमम होंगे। क्लाइमेट कंडीशन हमारा क्या है? एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में लंबा होना चाहिए और हॉट समर में ही ज़्यादातर ये इनका प्रोडक्शन होता है। लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी वहाँ की क्या होनी चाहिए कि बहुत ही कम होनी चाहिए जब वो उसके पकने का टाइम होता है, राइपनिंग का टाइम होता है। अब बात करते हैं हम लोग इरिगेशन की। मोर वाटर नॉट अ लॉट ऑफ वाटर इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डेट क्रॉप। जो जो डेट पाल्म होते हैं वो आप देखेंगे मैक्सिमम सूखे क्षेत्रों या राजस्थान साइड में भी आपके ज़्यादातर डेट पाल्म उगाए जाते हैं। इसमें क्या पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। डिच अंडर पाल्म शुड नेवर ड्राई विथ प्रॉपर ड्रेनेज, अदरवाइज पाल्म सफर फ्रॉम लैक ऑफ एयर। तो आपको इतना इंटरनल जाके जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। आपके जो मेनली एग्जाम में आएंगे मैं उसी बारे में चर्चा करूंगा। राइपनिंग एंड हार्वेस्टिंग। राइपनिंग और हार्वेस्टिंग कब होता है? हाई क्वालिटी डेट्स आर पिक्ड बाय हैंड इंडिविजुअली। जो हाई क्वालिटी जो अच्छे क्वालिटी के पाल्म होते हैं, डेट्स होते हैं, उसको हम लोग हाथ से ही पिक करते हैं। मोस्ट आर हार्वेस्टेड बाय कटिंग ऑफ द इंटायर क्लस्टर। जो अंदर के क्लस्टर रहते हैं, जो गुच्छे रहते हैं, उसको कटिंग करके भी हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। एक्सटेंशन लैडर। एक्सटेंशन लैडर कुछ अलग टर्म है जो आपके यूजी लेवल का है। एक्सटेंशन लैडर का हो गया कि इसको मतलब जब कटिंग होता है इसको विस्तार से हम लोग फैलाना। मोबाइल स्टिक लैडर और फॉग स्टिक आर यूज इन मैनी कंट्रीज। इन लो ह्यूमिडिटी एंड एडिक्वेट सनशाइन डेट्स आर सन ड्राइड। अब इसके पेस्ट और डिजीज के बारे में जानना जरूरी है जो एग्जाम में पुटअप होते हैं कि कौन कौन से इसके पेस्ट और डिजीज होते हैं। तो रेड विवेल्स, बीटल्स एंड कॉल इंसेक्ट एंड मॉथ, ये इसके क्या है? पेस्ट हैं। ये देख सकते हैं आप इसके पेस्ट। ये हमारा डेट पाल्म। अब आइए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ गुआवा। गुआवा का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कैसे होता है? इसका बायोलॉजिकली नेम जो साइंटिफिक नेम है वो है, हम लोग जनरल नाम जानते हैं गुआवा, साइंटिफिक नेम है सीडियम गुआजावा। सीडियम गुआजावा इसका साइंटिफिक नेम है और इसका फैमिली है मिर्टेसेई। मिर्टेसेई जो है इसका फैमिली है। अब आगे देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होना चाहिए। गुआवा ग्रोन अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन। क्लाइमेटिकल ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में गुआवा का ग्रोथ होता है। यंग प्लांट्स आर सस्टेनेबल टू ड्रॉट।
जो नए जो छोटे पौधे होते हैं, नन्हे पौधे होते हैं, उसमें सूखने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एंड ओल्ड कंडीशन, इट टॉलरेट्स अ पीएच रेंज फ्रॉम 4.5 टू 9.4। ये 4.5 से लेके 9.4 इसकी पीएच होनी चाहिए गुआवा के प्रोडक्शन में। प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन कैसे होता है गुआवा का? प्रोपेगेशन इज जनरली डन बाय कटिंग, एयर लरिंग, ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। ये 4 तरीकों से हमारा क्या प्रोपेगेशन होता है गुआवा का। Pruning and blossoming, light annual pruning is necessary after every harvest। हल्की से उसकी प्रूनिंग की जाती है साल में एक बार, जब इसका हार्वेस्ट हो जाता है तो। गुआवा फ्लावर ट्वाइस अ ईयर, गुआवा के जो फूल होता है वो साल में 2 बार आते हैं। फर्स्ट इन मार्च टू अप्रैल फॉर समर क्रॉप एंड सेकेंड इन अगस्त टू सितंबर फॉर विंटर क्रॉप। ब्लूमिंग पीरियड वेरीज फ्रॉम फॉर 25 टू 45 डेज। जो ब्लूमिंग पीरियड होता है वो 25 से 45 दिन के बीच में होता है। अब आइए ब्लॉसमिंग। विंटर क्रॉप इज यूजुअली प्रेफर्ड एज इट yields higher with fruit or better quality. Some of the growers adopt the practice of having a good winter crop with the holding water during summer. Guava fruit take about 125 days to reach maturity after setting. गुआवा के जो फ्रूट्स होते हैं वो अप्रॉक्स वो 125 दिन लेते हैं अपने मेच्योरिटी के बाद। 125 दिन, ये जो क्वेश्चन पुटअप होता है हमारा, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कॉलेक्टिव में कि हाउ मेनी डेज इज रिक्वायर्ड फॉर गुआवा इन मेच्योरिटी। तो आपका आंसर होगा 125 डेज इज, हम लोग अभी भी जान चुके हैं 125 डेज इज रिक्वायर्ड टू रीच द मेच्योरिटी आफ्टर सेटिंग, मीन्स प्लांटेशन के बाद। अब आइए इसकी हार्वेस्टिंग। एट मैच्योरिटी फ्रूट टर्न्स फ्रॉम ग्रीन टू ऑयल ग्रीन। जो हल्की जो ग्रीन रहेंगे उससे हल्का पीलापन लेते हुए ग्रीनिश में आता है, तो इसका हम लोग जानते हैं कि ये मैच्योरिटी हो गई है और ये राइप हो गया है और इसको हार्वेस्टिंग करना चाहिए। हैंड पिकिंग ऑफ राइट फ्रूट्स 2 to 3 टाइम्स अ वीक इज सजेस्टेड। जो हाथ से तोड़ने की विधि होती है उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग ऑफ राइपेंड फ्रूट्स 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 बार हफ्ते में तोड़नी चाहिए। द हार्वेस्टिंग सीजन में लास्ट 8 to 10 वीक्स। और जो हार्वेस्टिंग सीजन होती है वो 8 से 10 महीनों में खत्म हो जाती है। 8 से 10 वीक में। आगे हम बात करेंगे पेस्ट एंड डिजीज के बारे में। तो हमारे कौन कौन से पेस्ट आपके गुआवा में लगते हैं, क्या क्या इनके डिजीज हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो पहला है रस्ट, जिसका बोलते हैं हम लोग पक्सीनिया सीडी। पक्सीनिया सीडी, ये इसका रस्ट है। ऑरेंज टू रेड पस्टुलेट pustules appearing on leaves, young shoots, flowers and fruits. Leaves distorted, defoliation of tree, reduced growth, circular lesion on fully expanded leaves। लेसियन जो है वो हमारे पत्तियों के ऊपर दिखा देता है, प्लांट का ग्रोथ हो जाता है। उसके बाद क्या होते हैं, फल टूट के गिरते भी हैं और इसके फ्लावर्स फ्रूट्स सब पे इफेक्ट करता है। ये देख रहे होंगे आप पेस्ट एंड डिजीज। ये भी एंथ्रेक्नोज है। ये आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था कि ये बेसिकली जो है आपको तो मैंगो में लगता ही है, साथ में ये अमरूद में भी लगते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है कोलेट्रोचियम ग्लोईस्पोरिट्स। पेस्ट एंड डिजीज, ये अलगा लीफ स्पॉट जो है यही पाए जाते हैं। ऑरेंज में रस्ट कलर्ड dense silky tuft on both upper and lower surface of leaf which turn reddish purple in color as they mature। ये अलगा लीफ स्पॉट है जिसके कारण पत्तियां क्या होती है, रेडिश पर्पल होती हैं। तो ये भी एक तरह का बीमारी है। ये देखिए अमरूद में इस तरह की बीमारी आपको देखने को मिलेगी। अब आइए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या है। तो पहले इसका बोटेनिकल नेम जानते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है वाइटिस विनिवेरा। वाइटिस विनिफेरा जो है इसका बोटेनिकल नेम है। आइए फैमिली की बात करें तो बेटा सी जो है इसका फैमिली है। ओरिजिन अर्मेनिया है। डिलीशियस रिफ्रेशिंग एंड नॉरिशिंग फ्रूट्स रिच इन शुगर, एसिड्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड टैनाइंस। ये जो है आपको शुगर जो है शुगर, एसिड, मिनरल, विटामिन
ये सब आपको पाए जाते हैं ग्रेप्स में। द पिगमेंट ऑफ ग्रेप्स आर एंथोसाइनाइडिन्स। जो इसके पिगमेंट्स होते हैं हरे कलर के, उसका नाम है एंथोसाइनाइडिन्स। द फ्रूट कंटेन टार्टेरिक एसिड एंड मालिक एसिड। फ्रूट में क्या होता है? टार्टेरिक एसिड और मालिक एसिड होते हैं। एज अ क्लाइमेट कंडीशन क्या होना चाहिए? क्लाइमेट कंडीशन जो है, grown on a wide variety of soil, a well-drained sandy loamy soil with pH 6 to 7 to 7.5। इसका pH कितना होना चाहिए soil का? 6 to 6.7 to 7.5। Soil depth should be 0.6 मीटर, और soil का जो depth होता है जहाँ प्लांटेशन करते हैं वो 0.6 मीटर होना चाहिए, और टेम्परेचर हमारा 15 to 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोपेगेशन की। मल्टीप्लिकेशन ऑन ओन रूट्स, अपने खुद के जड़ को ये बढ़ाता है। हार्डवेयर कटिंग, सितंबर और अक्टूबर। मैच्योर केन्स, जो मैच्योर केन्स होते हैं उसकी कटिंग होती है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। 20 से 30 सेंटीमीटर लेंथ, 20 से 30 सेंटीमीटर के लेंथ पे कटिंग होती है। अब आइए प्रूनिंग। The vines are pruned at the end of 11 to 12 months from planting from the bundle trained vines. At the end of 18 months, the vine is ready for pruning for fruit. जो वाइन होते हैं वो 18 महीने के बाद तैयार हो जाते हैं फ्रूट से निकलने को। फर्टिलाइजर, immediately after pruning, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट कैन बी अप्लाइड। जो हमारा प्रूनिंग तरीका है उसके जस्ट बाद हम यूरिया और सुपर फॉस्फेट डाल देते हैं। एमओपी एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश जो होता है, इज अप्लाइड एट फ्लावरिंग एंड फ्रूट फॉर्मेशन स्टेज। तो जब फ्लावरिंग एंड फ्रूट फॉर्मेशन स्टेज हो तो हम लोग एमओपी का क्या करते हैं, अपने अप्लाई करते हैं ग्रेप्स पे। इरिगेशन, वाटरिंग इमीडिएटली आफ्टर प्रूनिंग एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन शुड बी डन। वाटरिंग जो है तुरंत प्रूनिंग के बाद, फर्टिलाइजर डालने के बाद हमें वाटरिंग करनी चाहिए। इरिगेशन एट एन इंटरवल ऑफ 5 टू 7 डेज, और 5 से 7 दिन के अंतराल पे हमें पानी डालना चाहिए ड्यूरिंग इनिशियल बेरी डेवलपमेंट। अब पेस्ट और डिजीज की बात करते हैं। तो पेस्ट ऑफ ग्रेप्स है मिलीबग, थ्रिप्स, माइट्स। और डिजीज की बात करते हैं तो डॉनी मिल्ड्यू, पॉडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, पोस्ट हार्वेस्ट बेरी रॉट कॉज्ड बाय फंगी। तो जो मेनली क्वेश्चन आता है हमारे पेस्ट से वो है थ्रिप्स और माइट्स। और डिजीज की बात करें तो डॉनी मिल्ड्यू, पॉडरी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज जो है, ये लगभग हर साल पूछता ही है क्वेश्चन कि कौन कौन से डिजीज आपके ग्रेप्स में लगते हैं। ये आपका हो गया ग्रेप। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ एप्पल। अब एप्पल की चर्चा हम करेंगे। एप्पल होता क्या है, इसके टैक्सोनॉमी, जैसे आपका बायनोमियल नेम जो है मालस डोमेस्टिका। मालस डोमेस्टिका जो है एप्पल का बोटेनिकल नेम है। फैमिली इसकी है रोजासिएई, और जीनस इसका है मालस। The apple is hardy, decidedly woodly perennial tree that grows in all temperature zone। ये लगभग हर एक जोन में क्या होता है, उग जाता है। Apples grow best where is cold in winter, moderate summer temperature, and medium to high humidity। Apple can be grown from 10 to 30 feet tall and nearly as wide। तो ये सब आपको जानने की जरूरत पड़ेगी। और आगे बढ़ते हैं क्लाइमेट कंडीशन पे। एप्पल्स ग्रोन बेस्ड ऑन अ वेल ड्रेन्ड loam soil having a depth of 45 centimeter and a pH range is 5.5 to 6.5। जो हमारा pH होता है वो 5.5 to 6.5 में चाहिए। एप्पल्स ग्रोन इन बेस्ट ऑफ वेल ड्रेन्ड लोम सॉइल हैविंग अ डेप्थ ऑफ 45 सेंटीमीटर। और जो उसका डेप्थ होता है सोइंग के लिए वो आपका क्या 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 10 टू 30 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर जो है उसका रेंज होना चाहिए 10 से 30 डिग्री सेल्सियस। अब डिजीज क्या क्या लगते हैं हमारे। एप्पल ट्रीज आर सस्पेक्टिबल टू मैनी फंगल डिजीज दैट आर डिफरेंट टू कंट्रोल विदाउट यूजिंग अ प्रिवेंटिव स्प्रेइंग। प्रिवेंटिव स्प्रेइंग का मतलब है जो भी केमिकल्स हम स्प्रे करेंगे एप्पल ट्री पे, वो फंगल डिजीज भी ला सकता है। Cedar apple rust cause yellow orange spot on leaf at fruit। सेदार एप्पल रस्ट जो है वो हमारे येलो ऑरेंज स्पॉट लाता है किस पे, ऑरेंज पे, लीव्स एंड फ्रूट्स। लीव्स पे भी लाता है और फ्रूट्स पे भी लाता है। अब आइए बात करते हैं पॉडरी मिल्ड्यू।
Powdery mildew result in a dusty white coating on leaves and fruit. Apple scab result in greenish brown lead and fruit spot. ये दो क्वेश्चन जो लास्ट के हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन आपका पुटअप होता है। तो ये हो गए हमारे एप्पल के बाद। इस एप्पल कौन कौन से इंसेक्ट है? द इंसेक्ट दैट अटैक्स एप्पल आर स्केल, एप्पल मैगोटोस, कोडलिंग मॉथ्स, फ्रूट वर्म्स, लीफ हॉपर, माइट्स। तो ज्यादातर क्वेश्चन हमारे स्केल से ही आते हैं। हार्वेस्ट, एप्पल्स कम्स टू हार्वेस्ट फ्रॉम मिड समर थ्रू लेट फॉल। जो मिड समर होता है उससे लेके लेट फॉल, जो अपना मानसून होता है लास्ट में, उससे पहले हार्वेस्ट होता है। ऑल्सो कंसीडर स्किन कलर एंड फ्रूट ड्रॉप। Apples are usually ready for harvest when they reach full color. Full color may vary according to the variety. Late ripening apples usually come to harvest more quickly than maturing early and mid-season varieties. तो ये सब इसके हार्वेस्ट हो गए। आज का हमारा क्लास यही रहेगा दोस्तों, और इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन आपका पुटअप होता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप इंटर कर दें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। यही एक कोशिश है कि एसकेडी हनुमानगढ़ की तरफ से भी आपकी प्रिपरेशन जितनी अच्छी से अच्छी हो सके, और इसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए तैयारी के लिए, तो वो प्लेटफॉर्म भी एसकेडी हनुमानगढ़ ने उपलब्ध कराया है ताकि बच्चों को हेल्प मिल सके। थैंक यू। तो ये हमारा आज लाइव सेशन था जिसमें आपने जाना हॉर्टिकल्चर में एप्पल के बारे में, डेट पाल्म के बारे में, ग्रेप्स के बारे में। तो इन सब के बारे में आपको जानकारी मिली। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं क्या आपका क्वेश्चन है, कहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, कहाँ आप प्रॉब्लम कर रहे हो। तो आप कहीं भी बेझिझक आप पूछ सकते हो। थैंक यू।